हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए सेशन में। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड 2022 के लिए मैराथन क्वेश्चन की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीडीपी के लिए रहेगा ये मॉक टेस्ट। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। मैराथन क्वेश्चंस हैं, लगातार फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपका पीडीएफ है और जो आपके क्वेश्चंस हैं यानी कि नोट्स जितने भी है आपको वेब यूआरएल पर मैं अपलोड करता रहूँगा, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट कर लेना, जो लोग भी नए हैं शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट करना। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लिंक मिल जाएगा। और मैराथन सीरीज़ है सीडीपी के लिए, आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट के लिए मैराथन कराने वाले हैं कॉन्टीन्यूसली। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, सीडीपी का क्वेश्चन है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम मैंने हिंदी में रखा है आज का ये सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, बुद्धि दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और विचारों को पहचानने एवं प्रतिक्रिया करने की क्षमता को संदर्भित करती है। डैश इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ द अदर। ऑप्शन नंबर ए, अंतर व्यक्तित्व। अंतर व्यक्तित्व का मतलब समझते हो, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है भाई। इसके बाद आता है बी, अंतरा व्यक्तित्व, इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेल्फ, स्थानिक। और ऑप्शन डी बोलता है तार्किक गणितीय। ठीक है, स्थानिक मतलब स्पेशियल, स्पाटियल। तो ये हुई बात। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है। देखो इंटेलिजेंस पे मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ डेडिकेटली। मैंने एक वीडियो दिया था, 2-3 वीडियो मैंने इंटेलिजेंस पे ही करा दिए हैं। और डेफिनेटली आप ध्यान रखना, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन यूटेट में ज़रूर पूछा जाएगा, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पर कौन सी इंटेलिजेंस है जो मनोदिशा, स्वभाव, विचारों को पहचानने में प्रतिक्रिया करने की क्षमता को संदर्भित करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर व्यक्तित्व। अंतर व्यक्तित्व मतलब इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच में थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल यानी कि जब सेल्फ, अपने आप से जब बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उनका तर्क है कि बच्चों को सीखना डैश के संदर्भ में होता है। यहाँ पर लेव वाइगोस्की के लिए पूछा गया। देखो भाई, कुछ थ्योरीज़ हैं, चाहोगे तो कमेंट कर देना। थ्योरीज़ जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं वो भी कवर अप कर लूँगा पेपर से पहले पहले। तो जो लेव वाइगोस्की हैं, इसके अलावा कोहलबर्ग हैं और पियाजे हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड हैं। तो ये कुछ ऐसी थ्योरीज है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, क्या सिद्धांत कहा जाता है इनका? मनोगतिक कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, सामाजिक संस्कृत यानी कि सोशल कल्चर कहा जाता है, या फिर व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिज्म कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में ही रखने की कोशिश करी है मैंने, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन रेडी हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में करो तो काफ़ी टाइम लगता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है वो क्या है? सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने प्रपोज की है लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सोशल और कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये कहते हैं कि बच्चा जो लर्निंग करता है इनिशियल एज में, जब छोटा होता है, तो बच्चा जो लर्निंग करता है वो समाज के साथ में और संस्कृति के साथ में मिलकर ही लर्निंग करता है। उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो जब तक सोशलाइज नहीं होगा, यानी कि आसपास के लोगों से जब तक नहीं सीखेगा, उनके कांटेक्ट में नहीं जाएगा, तो उसकी लर्निंग अधूरी है। इतनी जल्दी से वो नहीं कैप्चर कर पाएगा। बट कि पियाजी इस तरीके का सिद्धांत नहीं देते हैं। पियाजी का संज्ञानात्मक सिद्धांत सोशल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सोशल कल्चर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस हो जाता है इनके और इनके वाले तर्क में और लेव वाइगोस्की के तर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रसंस्करण कार्य के कई अलग अलग संग्रह के संदर्भ में सामान्य बुद्धि और परिभाषित बुद्धिमत्ता के विचार को किसने अस्वीकृत किया? तो ये क्वेश्चन कहाँ से है पता है आपको? इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से दिया गया है। तो देखो, इंटेलिजेंस 2 तरीके की होती है, जिसमें एक जी फैक्टर होता है जिसको हम सामान्य बुद्धि कहते हैं, और एक एस फैक्टर होता है। ठीक है, जिसको स्पेशल कारक बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है देखो अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। तो यही बोला गया है, सामान्य बुद्धि और परिभाषित बुद्धिमत्ता के विचार को किसने अस्वीकृत किया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, अल्फ्रेड बिने ने, थ्रॉन्गडाइन साइमन ने, या हॉवर्ड गार्डनर ने? तो देखो, जिसने अस्वीकृत किया था वो थे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हॉवर्ड गार्डनर। क्यों? क्योंकि हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया है?
हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है, और मैंने ये आपको समझाया भी है कि कितने बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। कि हॉवर्ड गार्डनर बोलते हैं हर एक व्यक्ति जो है सभी क्षेत्रों में बराबर नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक क्षेत्र में ही बराबर अच्छा होता है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है किसी एक फील्ड में ही बहुत अच्छी होती है, बाकी सब में सामान्य रहती है। तो ये इनकी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। और यहाँ पर बोला गया है कि सामान्य बुद्धि को परिभाषित बुद्धिमत्ता का विचार किसने स्वीकृत किया, कि ये सामान्य बुद्धि पर जोर नहीं देते, ये स्पेशल बुद्धि पर जोर देते हैं, और अलग अलग प्रकार की बुद्धियों पर इन्होंने रिसर्च करी है। तो इसलिए हॉवर्ड गार्डनर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण में स्तर 2 में चरण 3 पारंपरिक नैतिकता को कहा है। तो भाई देखो कोहलबर्ग, अगर चाहोगे तो मैं फटाफट से रिवीजन कर दूंगा, क्योंकि कोहलबर्ग में स्टेजेस हैं, 3 तो इनकी स्टेजेस हैं, ठीक है, और हर एक स्टेजेस में 2-2 लेवल हैं। पहले स्टेज में लेवल 1 और लेवल 2 हैं, इसी प्रकार से दूसरी स्टेज में भी 2 लेवल हैं और तीसरी स्टेज में भी 3 लेवल हैं। किस चीज़ के? नैतिक विकास के। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में कोहलबर्ग ने अपनी पूरी थ्योरी दी है। तो ये पूछा गया है कि जो लेवल 2 यानी कि स्टेज 2 में चरण 3 है, तो वो किस चीज़ पे फोकस करता है? आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की यानी कि गुड बॉय और बैड बॉय, नियम एवं व्याख्या अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध या व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास। तो देखो जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लेवल 2 में चरण 3 में गुड बॉय एंड बैड बॉय का अभिविन्यास करता है। गुड बॉय एंड बैड बॉय का जो लेवल है वो कहने का मतलब ये कि जो बच्चा इस स्टेज में जब होता है तो वो अपने आप को समाज में अच्छा स्थापित करना चाहता है, एक अपनी अच्छी पहचान बनाना चाहता है, तो अपनी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आगे लाके सबको प्रेजेंट करना चाहता है कि अपनी इमेज जो है उसकी अच्छी बिल्ड हो, ठीक है। तो गुड बॉय एंड बैड बॉय जो है ये डिफाइन किया है लेवल 2 और स्टेज 3 में कोहलबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पारंपरिक नैतिकता को ऑप्शन नंबर इसी से रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाशियाई समूह के बच्चे के अधिगम और विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सामर्थ्य जोखिम कारक शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व विद द लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनल ग्रुप स्टूडेंट। आपको बताना है जो मार्जिनल ग्रुप स्टूडेंट हैं उनका क्या रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क फैक्टर क्या है लर्निंग के साथ में। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विकास और बहुत कम अपेक्षाएं रखते हैं। पाठ्यपुस्तक में शामिल कहानियों में हाशियाई समूह को केंद्रीय पात्रों के रूप में प्रतिनिधित्व करना। जहां भी संभव हो स्थानीय ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ने पर जोर देना, या कक्षाओं में विषम समूहन। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का कि देखो कौन सा ऐसा पोटेंशियल रिस्क फैक्टर है जो इन्वॉल्व होता है इस तरीके के जो भी ग्रुप्स होते हैं। मार्जिनल ग्रुप का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हाशियाई ग्रुप यहाँ पर वर्ड दिया गया है इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो आपके समूह का एक हिस्सा नहीं है, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरीके के बच्चे को लर्निंग में इन्वॉल्व करना, उनके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होने में क्या चीज़ उनको रिस्ट्रिक्ट करती है? तो शिक्षक की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम अपेक्षाएं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके की चीज़ें एज ए टीचर नहीं होनी चाहिए कि जो मार्जिनल ग्रुप के बच्चे हैं उनकी क्षमताओं के बारे में आप निगेटिव सोचें कि भाई ये ऐसे बच्चे हैं कि ये लर्न नहीं कर सकते, इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। इनसे आप जो अपेक्षाएं हैं वो बिल्कुल भी ना रखें सीखने की। अगर आपने इस तरीके से पहले से ही एक निगेटिव एनवायरनमेंट डेवलप कर दिया इस तरीके के बच्चों के लिए, तो उनका सीखना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो शिक्षक को कभी भी इस तरीके से इन बच्चों के साथ में डील नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि भाई कक्षाओं में विषय समूहन, देखो विषम समूहन भी नहीं करना है भाई। अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर कि आपको बच्चों को मिलाना है दूसरे बच्चों के साथ, जहाँ भी संभव हो स्थानीय ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ने पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यपुस्तक में शामिल कहानियों में हाशियाई समूह को केंद्र पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कि इस तरीके के बच्चे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखो आप क्लास में, कि जो दूसरे बच्चे हैं वो इनके बारे में क्यूरियोसिटी करें, जाने इनके कल्चर के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप इनको डिसअपॉइंट कर दो, इनको नकार दो, ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। कौन सी भावना सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? शर्म, डर, निराशा या जिज्ञासा। आपको बताना है कि जो अधिगम है, लर्निंग प्रोसेस को कौन सी मेथड जो है सबसे इजी बनाता है।
भाई शाइनेस होना, डर होना, निराशा या जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासा मतलब क्यूरोसिटी। भाई क्यूरोसिटी बच्चे में जितनी ज़्यादा होगी वो लर्निंग प्रोसेस की तरफ उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि उसकी अधिगम स्तर और अधिगम का लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अगर बच्चा क्यूरोसिटी रखेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है, तो वो टीचर से इसके कॉज पूछेगा, तो यहाँ पर क्या है, उसकी लर्निंग इंक्रीज होगी। तो क्यूरोसिटी होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस विकासात्मक अवस्था का अनुक्रम प्रस्ताव दिया? पर जीन पियाजे की स्टेजेस के बारे में डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको दे दी हैं। तो इनकी जो डेवलपमेंटल थ्योरी है इसके बारे में पूछा गया है, कौन कौन से इनकी चरण जो है बिल्कुल सही हैं। ये 4 स्टेजेस आती हैं, इनकी डेवलपमेंट स्टेजेस 4 हैं, तो इसका सही क्रम आपको ABCD में से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। पहली जो स्टेज है वो संवेदी गामक है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, इंग्लिश में बता रहा हूँ भाई साथ साथ में, सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये कब तक की अवस्था है आपको पता है, बर्थ से लेकर 2 साल तक का जब बच्चा होता है तो वो सेंसरी मोटर अवस्था में होता है। पूर्व संज्ञानात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संज्ञानात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा 2 से 7 साल की अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर 7 साल से बच्चा जो है कितने का रहेगा भाई, 12 साल तक के बच्चे, यानी 6 साल से 12 या 7 साल से 12 तक का बच्चा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में रहता है। औपचारिक संज्ञानात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो भाई 12 साल से अब की जो अवस्था होती है वो औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो ये 4 स्टेजेस में पियाजे की हमेशा ध्यान रखना है, और इसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ध्यान रखना है कि बर्थ से 2 साल तक का बच्चा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर उसका चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड में बच्चा कैसे रहता है, देन उसमें एडोलसेंस आती है, और देन उसमें अडल्टहुड आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। दृष्टिबाधित छात्रों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से लिया गया प्रश्न है आपका। इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूर आएगा भाई। कोई बच्चा बोल रहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन से जो सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल गलत है। यूटेट के सिलेबस में डेफिनेटली आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। दृष्टिबाधित छात्र यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं, तो उनके सफल समावेशन को, उनको सक्सेसफुली हम क्लास में एक इंक्लूसिव समावेशी क्लास में मिलाने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, आसपास की किसी भी चित्र में वस्तु में मौखिक स्पष्टीकरण को शामिल करें, इन छात्रों को हतोत्साहित नोट्स प्रदान करें, हस्तलिखित यानी कि हैंड रिटन नोट्स प्रदान कर दे, और यही टीचर की भूमिका है, जी नहीं। केवल शिक्षण सामग्री के लिए श्यामपट्ट का उपयोग करें, जी नहीं। उन्हें स्कूल में एक अलग वर्ग में रखें, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आसपास किसी भी चित्र में वस्तु में मौखिक स्पष्टीकरण को शामिल करें। क्या करना है आपको, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको, वो भाई देख नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि उनको एक मौखिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें दिखा के नहीं, जो चीज़ है उसको ओरल रिप्रेजेंट करे। कि मैं कोई भी एक चार्ट दिया है तो उस चार्ट को आप बोल के समझाएं बच्चों को कि देखो इस चार्ट है और इस चार्ट में यहाँ यहाँ ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो इससे हेल्प मिलेगी बच्चे को, ना ही कि चार्ट दिखाने से, क्योंकि बच्चा देख तो सकता ही नहीं है। तो अगर देख नहीं पाएगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित बालक है। सिंपल हो गई बात। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे पूर्व संचालन चरण में हैं उनके लिए शिक्षक को चाहिए। आपको बताना है जो बच्चे पूर्व संचालन चरण में है, स्टेज में है, उनके लिए टीचर क्या कर सकते हैं। मूर्त आधार और बहुत सारी श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, जटिल आरेखों के माध्यम से पदानुक्रम संबंधों को चित्रित करेंगे, काम करने के लिए अमूर्त समस्याएं दें, उन समस्याओं को हल करने का अवसर देता है जिसमें काल्पनिक सोच की आवश्यकता होती है। तो देखो राइट आंसर है, जो बच्चे पूर्व संचालन चरण में उनके लिए शिक्षक को चाहिए कि मूर्त आधार पर बहुत सारी श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कराना। मूर्त आधार मतलब कंक्रीट आधार पर बच्चों को एक फिजिकली चीज़ आप दिखाई जाए। पूर्व संचालन चरण में जो है बच्चों को फिजिकली चीज़ों को, टैक्टाइल मटेरियल बच्चे को दिखाने हैं, और उनके लिए ऑडियो वीडियो एड्स का भी इस तरीके के टीचिंग मटेरियल का उपयोग करना है जिससे बच्चे समझ सकें। यानी कि कोई भी टॉपिक आप अगर क्लास में बच्चे को समझा रहे हो तो आप उसको फिजिकली बच्चे के सामने अगर मौजूद कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको ऑडियो वीडियो माध्यम से अगर आप पढ़ाते हैं तो ये पूर्व संचालन स्टेज में बहुत अच्छा रहेगा एज ए टीचर आपको बच्चों के साथ डील करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा मैचान का सही उदाहरण है। आपको बताना कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है। सवालों के जवाब तय करना, अनुबोध और संकेत प्रदान करना,
ऑप्शन नंबर सी बोलता है भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना। तो राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम डील कर रहे हैं। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण है, अनुबोध और संकेत प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुबोध और संकेत प्रदान करना क्या मतलब है, मचान, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, स्कैफोल्डिंग, एक टर्म होती है हमारे पास स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प करना। यहाँ पर समझो आप कि जो भी बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में है तो उसको अनुबोध और संकेत दें, आप कुछ हिंट प्रोवाइड करें बच्चे को, ठीक है। वही हिंट आपका क्या कहलाता है, एक हेल्प कहलाती है, जिससे कि बच्चा आगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, जेड थ्योरी ऑफ ZPD, ठीक है। ये थ्योरी पूछी जाती है भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया है और इसमें स्कैफोल्डिंग क्या होती है। तो स्कैफोल्डिंग को यहाँ पर हिंदी में उदाहरण इन्होंने मचान दिया है। मचान का सही उदाहरण क्या, अनुबोध करना और संकेत प्रदान करना। नेक्स्ट बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेशनल शिक्षा नीति, राष्ट्रीय कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2020 किस पर बल देती है। यहाँ पर देखो NCERT पहले हमारे पास क्या था, 2005 था, यहाँ किसकी बात की जा रही है, 2020 पर। नेशनल शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी 2020 किस चीज़ पर बल देती है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अलग अलग लेवल पर लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास के संबंधित पहलू होने चाहिए, केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही बच्चे का होना चाहिए। बी स्टेटमेंट ये बोलता है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के मानकीकरण पर आधारित होना चाहिए, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर होना चाहिए। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए। देखो लचीला क्यों बोला है, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम डिज़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने रिजिड कैरिकुलम यानी कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट कैरिकुलम को डिज़ाइन अगर आपने क्लास में कर दिया है और उसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी चीज़ को लर्न करने में, अधिगम करने में। हो सकता है बच्चा को किसी भी मोड को अच्छे से ना समझ सकता हो तो टीचर उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। नीड्स ऑफ चाइल्ड, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार से पाठ्यक्रम को चेंज करना या टॉपिक को चेंज करना, यही क्या है, एक लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, यानी कि फ्लेक्सिबल लर्निंग होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर चाइल्ड पर बात आई तो चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा बेसिकली एक उद्देश्य है हमारा बच्चे को देने का, ऐसे समझ सकते हो आप। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा चरण जो है संवेदनशील है। जन्म पूर्व अवस्था, बिफोर बर्थ स्टेज, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, किशोरावस्था एडोलसेंस, या फिर वयस्क अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम डील कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रारंभिक बाल्य अवस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड। इस अवस्था में क्या होता है भाई, इस अवस्था में देखो भाषा अर्जन होती है कि भाषा को ग्रहण करता है बच्चा, जो भी लैंग्वेज बोल रहा है उसको ग्रहण करेगा, अर्जित करेगा, सीखेगा नहीं। और ये लैंग्वेज क्या होगी, ये उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी। यहाँ पर ध्यान क्लियर करना है, इसको हम बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज, जो बच्चा ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड स्टेज, सेंसरी मोटर से जब बच्चा निकल जाता है दूसरी अवस्था में जब आता है उसको बोला गया है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, लैंगिक भूमिका है, जो जेंडर रोल्स हैं क्या हैं, सीखा हुआ व्यवहार है, सहवर्ती व्यवहार है, या फिर जैविक निर्माण है, आनुवांशिक रूप से निर्धारित है। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, लैंगिक भूमिका जेंडर रोल्स आर आनुवांशिक, हेरिडिटी से निर्धारित होता है। भाई ये मैंने आपको बता दिया है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको अभी कराया था पीछे। तो ये आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, किसी भी बच्चे में मेल फैक्टर या फिर फीमेल फैक्टर जो होता है, जो लिंग विभाजन होता है वो क्या है, आनुवांशिक रूप से होता है। किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो 22 और जो लास्ट वाला 1 पेयर होता है यही डिसाइड करता है। मैंने सारी चीज़ बताई थी आपको, वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप जाकर आराम से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने भाई यूटेट 2022 की, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक प्रीवियस ईयर की भी प्लेलिस्ट बनी है तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज़रूर चेक करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का प्राइमरी
एम क्या है? एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को संशोधित करना। सी बोलता है छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार स्थान प्रदान करना या विशेष विषय में छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो भाई देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसका मूल उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक रूप से चलने वाला जो मूल्यांकन है। तो राइट आंसर है बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को संशोधित करना। क्या करना है? समग्र रूप से बच्चों का आकलन करना है, पूर्णतः लगातार चलने वाला जो मूल्यांकन होता है, हर एक पहलुओं पर ध्यान देना है बच्चे के, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, रीडिंग में हो, राइटिंग में हो, यानी कि आपको बच्चे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट को आकलन करना है, पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को संशोधित करना। तो ये क्या है? सीसीई का मेन रोल है। एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना बिल्कुल नहीं है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार स्थान देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। विषय में छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बिल्कुल नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों का मूल्यांकन या आकलन हो, एक समग्र रूप से बच्चों में समझ बढ़े और पाठ्यक्रम को उनके अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना करता है? आपको बताना है कि पियाजे के सिद्धांत के जो अपोज है वो बताना। पियाजे बच्चों को बुद्धिमान प्राणी नहीं मानते थे। बी बताइए, पियाजे ने प्रायः संक्रियात्मक चरण में बच्चे की क्षमताओं को कम करके आंका है। पियाजे ने बच्चे को सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण के रूप में नहीं समझा। पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया सतत होती है। अब इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर पियाजे ने प्रायः संक्रियात्मक चरण में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका है, ऐसा नहीं है भाई, ध्यान दो। यहाँ पर यही पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या है, ठीक है। देखो पियाजे बच्चों को बुद्धिमान प्राणी नहीं मानते थे भाई, मानते थे, ऐसा नहीं है। आलोचना जो हमें करनी है कि जो चीज़ पियाजे ने अपनी थ्योरी में रिप्रेजेंट नहीं करी है और जिस पर ज़्यादा बल नहीं दिया, तो पियाजे ने प्रायः संक्रियात्मक चरण में, ठीक है, बच्चे की क्षमताओं को कम करके आका है कि वो बच्चे की जो क्षमताएं हैं उसको उसका लेवल और बढ़ा सकते थे, लेकिन पियाजे ने थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे की क्षमताओं को इस स्टेज पर अंडर एस्टिमेट किया है, थोड़ा सा नज़रअंदाज किया है। तो ये इनकी एक थ्योरी की एक कमी हो गई है, जिसको आप कह सकते हो आलोचना हो गई है, जिसको दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ पर बल दिया। और इसके बाद लेव वाइगोस्की ने, इसी तरीके से लेव वाइगोस्की ने अपनी सोशल कल्चर थ्योरी दी थी कि इन्होंने बताया था कि भाई बच्चा समाज से भी सीखता है, ठीक है, और इन्होंने बच्चा को बोला था कि ये अपने आप डेवलपमेंट करता है, समाज की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को, समाज में बाद में जाता है। लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ ही अपनी लर्निंग को, अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे दोनों के बीच में, दोनों की थ्योरी के बीच में। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस मैराथन के, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, और वीडियोस आएंगे अभी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इंक्लूड करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट जो हमारी मैराथन की जो वीडियो है वो कौन से सब्जेक्ट पे रहनी चाहिए। डू कमेंट। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए था, वीडियो कैसा लगा कमेंट मस्ट है भाई, और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।